Hi friends, this is Nimesha and today I've brought a video on Gratuity Act 1972 for you guys. So this is part 1. ये videos 2 या 3 parts में होगा जिससे ज़्यादा लंबा ना हो. This is part 1. चिंता मत करना, बहुत छोटी छोटी videos होंगी. So this is on labor welfare, syllabus of UGC NET. So let's start. Agenda of this whole video will be what is gratuity. ये understand करना, its extent and applicability of the act, कौन कौन applicable है, some important pointers, calculation कैसे होती है gratuity की, compulsory insurance, recovery, penalties and amendments. First 4 topics हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, बाकी के topics हम next videos में कवर करेंगे. Let's start. What is gratuity? A lump sum payment given to an employee by an employer on retirement, superannuation, resignation, death, physical disability due to illness or accident. तो ये लम्प सम पेमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद कर लेना. ये वर्ड एज इट इज यूजीसी एनईटी के पेपर में आ जाता है. लम्प सम पेमेंट जहाँ पे भी दिखाई देगा दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू ग्रेच्युटी. तो ये कब मिलता है? रिटायरमेंट पे, सुपर पे. अभी रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में क्या डिफरेंस है देखो. रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन बेसिकली एक एज डिफाइन होती है कंपनीज में. आप 55 होते हो या 58 ईयर्स के, जनरली गवर्नमेंट में 60 होती है. 60 ईयर्स के हो जाते हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट रुक जाती है, उसके बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है गवर्नमेंट में. सेम वे प्राइवेट सेक्टर में भी 55 58 ईयर्स थोड़ी कम होती है, 60 नहीं होती जनरली. वो एज कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होती है आपके ऑफर लेटर में. उसके बाद अगर आपकी सर्विसेज रुक रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ सुपर एनुएशन. अभी रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट इज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सुपर एनुएशन. दैट कैन बी वॉलंटरी ऑल्सो. मैंने डिसाइड किया दैट आई एम जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड एंड मुझे रिटायरमेंट लेना है, दैट विल बी रिटायरमेंट. आई वॉन्ट टू स्टॉप माई सर्विसेज, दैट विल बी रिटायरमेंट. उसके बाद मुझे पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर एक वॉलंटरी अमाउंट है जो कंपनीज देती हैं प्राइवेट सेक्टर में कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हो, वो भी मिल जाता है. अच्छा, तो रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, रिजाइन करते हो तो आपको मिलता है, डेथ पे मिल जाता है. डेथ पे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा जिसको भी आपने नॉमिनेट किया होगा. एंड फिजिकल डिसेबिलिटी पे भी मिलता है जो एक्सीडेंट से हुई हो या किसी भी चीज से. ये पॉइंटर्स ग्रेच्युटी क्या है डिफाइन करते हैं. प्लीज जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस. अभी हम थोड़े से इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में. एक्सटेंट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर कुछ एक्ट्स एप्लीकेबल नहीं है या कुछ बेसिकली चीजें डिफरेंट है फॉर JNK, इसलिए हम स्पेशली JNK अलग से मेंशन करते हैं. ये applicable कहाँ नहीं है, which is very important. Please remember this. It's not applicable on ports and plantation establishments in Jammu and Kashmir. JNK में applicable है but ports and plantations establishments में नहीं है, केवल in JNK. Application, it is applicable to all shops and establishments जिन पे 10 और से ज़्यादा लोग employed हैं on any day in preceding 12 months. पिछले 12 महीने में अगर किसी एक भी दिन 10 लोग आपने एम्प्लॉय किए हैं तो आप इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल हो जाते हो. ये कमेंस हुआ था 21 अगस्त 1972 को. ये इंक्लूड नहीं करता है अगर एक एम्प्लॉय को किसी भी दूसरे एक्ट में कोई बेनिफिट मिल रहा है ग्रेच्युटी का या किसी भी चीज से रिलेटेड इस टाइप का, तो अब वो ग्रेच्युटी में इंक्लूड नहीं होगा. ओके, सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे कौन है? हर एक्ट में एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है. जैसे फैक्ट्री एक्ट में हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट सारे एक्ट्स मतलब सब डिसीजंस लेने में एलिजिबल थी. मोस्टली केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत कम केसेस में आता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस होती है जैसे जारडोस या इस टाइप की. वैसे यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पिक्चर में आती है. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट में आती है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो सेंट्रल है, लाइक पोर्ट्स, माइंस, ऑयल्स, फील्ड्स, रेलवेज. पर अगर इस्टेब्लिशमेंट्स इनके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट में रहती है. सो इट डिपेंड्स. सब चीजें ही शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट्स इस एक्ट में आती हैं, तो किस टाइप का इस्टेब्लिशमेंट है उस पर डिपेंड कर जाता है कौन एक्ट करेगा.
अच्छा, मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि इन केस ऑफ डेथ फैमिली रोल में आती है। तो फैमिली का यहाँ पे क्या डेफिनेशन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग? आप खुद, आप अगर मैरिड हो तो योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, बी दी चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड, वो इंक्लूड हो जाएंगे। डिपेंडेंट पेरेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। विडोज और चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन इफ एनी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद, आपका स्पाउस जिससे भी आप मैरिड हो, आपके बच्चे, हो गया, आपके पेरेंट्स, ये तो इंक्लूड होती है। अब अगर यू हैव चिल्ड्रन एंड आपका कोई भी बेटा है एंड उसकी डेथ हो चुकी है फॉर सम रीजन, तो उनकी जो विडोड वाइफ होगी या फिर चिल्ड्रन होंगे, वो भी इस एक्ट में इंक्लूड कर सकते हो आप। दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस ग्रेच्युटी ऑन योर बिहाफ इन केस ऑफ योर डेथ। ये तभी पिक्चर में आता है मोस्टली। सो दिस इज डन, लेट्स मूव। एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन, सो लेट्स सी व्हाट इज इट। एलिजिबिलिटी मतलब आपकी कितने महीने आपने काम किया है, एक साल कब माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज एलिजिबिलिटी। सो एक साल कब कंसिडर होता है? अगर तो आप माइंस में काम कर रहे हो तो आपने एटलीस्ट 190 डेज या उससे ज्यादा काम करना है, तब एक साल कंसिडर होगा। वरना आपको 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना है, तब जाके 1 ईयर कंसिडर होगा। अच्छा, अब बिलो ये माइंस के लिए देख लेते, दिस इज स्पेशली फॉर माइंस बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड वर्ड आप नोट कर लेना कहीं। अगर माइंस में बिलो ग्राउंड कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ डेज आर लेस देन 6 days अ वीक, वहां पे 190 डेज आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी और कंडीशन है, जैसे अबव ग्राउंड आप माइंस में काम कर रहे हो या किसी और एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, यू शुड हैव वर्क फॉर 240 days or more to be considered for 1 year of service अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। अच्छा, अब 6 months की सर्विस कब मानी जाएगी? दैट इज आधा साल। अगर आप माइंस में काम कर रहे हो सेम क्राइटेरिया, तो आप 95 डेज या उससे ज्यादा काम किए होने चाहिए इफ नंबर ऑफ डेज आर लेस देन 6 days अ वीक। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है, किसी और एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हो, माइंस में कर रहे हो पर अबव ग्राउंड कर रहे हो, तो नॉट लेस देन 120 डेज, दैट इज 120 या उससे ज्यादा डेज काम करना है, तभी आप 6 months माने जाओगे। दिस इज एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन। प्लीज नोट दैट पेड लीव्स, मेटर्निटी लीव्स, जो भी ले ऑफ्स होते हैं, स्ट्राइक्स होती है, लॉकआउट्स होते हैं, वो जो सारी जो छुट्टियां हैं या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इट विल बी इंक्लूडेड इन 240 डेज और 190 डेज और 95 डेज और 120 डेज। सो अभी लास्ट स्लाइड वाज ऑन कंटिन्यूअस सर्विस, 1 साल या 6 महीना। अभी क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो आप कब एलिजिबल हो जाते हो ग्रेच्युटी के लिए? आप तभी एलिजिबल होगे जब आपने चाहे 1 साल की सर्विस वाले एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे 6 महीने की सर्विस वाले एस्टेब्लिशमेंट हो, आपने एटलीस्ट 75% ऑफ द डेज ऑन विच एस्टेब्लिशमेंट वाज ओपन काम किया होना चाहिए in seasonal employment kind of establishment, then only you are applicable for this act. अच्छा, सेकंड पॉइंट, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट? ग्रेच्युटी एक्ट। या फिर ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर विच अथॉरिटीज अपॉइंटेड? दैट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या सेंट्रल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्टेट हो। दिस कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट टू। So payment of gratuity is done on continuous service of 5 years. Our third point, ये याद रखना है। हमने ये देखा था फर्स्ट स्लाइड में ग्रेच्युटी क्या होती है और कब कब पेएबल होती है, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ, डिसेबिलिटी, राइट। सो वही है, एटलीस्ट आपको अब सुपर एनुएट हो रहे हो तब मिलेगा, रिटायरमेंट हो रहा है तब मिलेगा, डेथ हो रहा है, फिजिकल डिसेबलमेंट हो रहा है तब मिलेगा। बट रिजाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 साल काम किया होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी में, तभी मिलेगा। ये नहीं कि 1 साल एक कंपनी में कर लिया, 1 साल दूसरे कंपनी में कर लिया तो मिल जाएगा, नहीं, एक कंपनी में 5 साल करना है। अच्छा, डेथ और फिजिकल डिसेबलमेंट के केस में 5 years आर नॉट नेसेसरी टू पे दी ग्रेच्युटी। अगर डेथ या फिजिकल डिसेबलमेंट होती है तो अगर 1 साल में भी हुई है तो एम्प्लॉयर्स शुड और हैव टू पे दिस ग्रेच्युटी। Now these were important pointers. Let's come to calculation. Continuous employment के केस में ग्रेच्युटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। It's 15
बेसिकली 15 डेज का जितना भी अमाउंट होता है आपका बेसिक प्लस डीए वो आपको मिलता है। सो इसका कैलकुलेशन क्या हुआ, एक महीने में 15 दिन, आधा महीना 15 डेज डिवाइड बाय 26 जनरली वर्किंग डेज माने जाते हैं, अगर आप संडेज निकाल दो तो, इसलिए डिवाइड बाय 26, इससे एक दिन की कैलकुलेशन आ गई इनटू बेसिक पे, दैट इज बेसिक प्लस डीए जहाँ पे डीए भी एप्लीकेबल है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। अगर 1 साल काम किया है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वैसे यहाँ पे मिनिमम 5 years एप्लीकेबिलिटी है, तो यहाँ पे 5 years से ज्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। तो दिस इज ग्रेचुटी का फॉर्मूला। इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट द ओनली डिफरेंस इज 15 डेज के जगह 7 डेज हो जाता है। सो आप याद रख लेना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स कम टू कैलकुलेशन पार्ट। ऑल्दो हमने एक फॉर्मूला देख लिया पिछली स्लाइड में, सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए देख लिया है एंड कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट के लिए देख लिया है। बट अगर कोई पीस रेटेड एम्प्लॉय है, पीस रेटेड आई होप आपको पता हो, मैं एक बार बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता। अगर आपने एक वुड का पीस ब्लॉक बनाया है तो आपको पीसेस के हिसाब से पेमेंट होती है। जो जनरली ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज होते हैं, लो क्लास लेबर होती है, उनको इसी तरीके से पेमेंट मिलती है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, तो पर प्रोडक्ट का एक रेट डिसाइड होता है जो उनको पे किया जाता है एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर पीस रेटेड एम्प्लॉय है तो कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ वेजेस अर्न बाय हिम इन लास्ट 3 मंथ्स। जितना भी लास्ट 3 मंथ्स में उसने अर्न किया उसका एक एवरेज निकाल लेंगे एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, और उतना ग्रेच्युटी आपको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ कैलकुलेशन इज डन फॉर पीस रेटेड एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंटर इज excess of 6 months is to be considered as 1 year. अगर 6 मंथ से ज्यादा है, आपने 7 महीने भी काम किया है, तो जो रेगुलर स्टैब्लिशमेंट है 7 महीने, उन्हें 1 साल कंसिडर करना पड़ेगा उस टाइम पीरियड को। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, सपोज 4.5 year किसी एम्प्लॉय ने 4 year 7 months काम किया आपकी कंपनी में, so you'll consider it 5 years only and you'll have to pay gratuity. Next is, if employee is disabled, then wages are calculated as average of wages before and after disablement. So इसका क्या मतलब है, अगर suppose किसी employee का accident हो जाता है, वो physically disabled हो गया, तो पहले उसकी 20,000 पे थी, अभी उसकी 10,000 पे है। राइटिंग थोड़ा सा गंदा आएगा बिकॉज आई एम राइटिंग इट विद अ पेन, प्लीज मैनेज। सो अब बिगेस्ट फिजिकल डिसेबलमेंट के बाद उतना उसका इनपुट नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉयर्स जनरली काम कर देते हैं पे। तो अभी जो आप ग्रेच्युटी पे करोगे दैट विल बी एवरेज ऑफ 20,000 एंड 10,000, दैट इज आप इसे डिवाइड कर दोगे 2 से, जो भी आएगा लाइक 15,000 आपका अमाउंट आएगा। 15,000 आप एज अ बेसिक पे कंसिडर करोगे इस एम्प्लॉय की, समझ गए। So this will be average of before and after kind of a wages system. अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। दिस साइड निमिषा from HR Zone signing off. Thank you.